हाय। सो लास्ट सेशन में गई हम लोगों ने कुछ ये टोकन्स के बारे में समझा हुआ था, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के बारे में देखा हुआ था, राइट। सो हम लोग जो ये टोकन्स के बारे में बात कर रहे थे, ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दी थी। ओके, आइडेंटिफायर कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होता है, और हम लोगों ने फिर यहाँ पे जो है ना ये रेफरेंस वेरिएबल्स, मैनिपुलेटर्स, इनके बारे में बात की हुई थी। इसके बाद हमने कंट्रोल स्टेटमेंट्स, और इसमें हमने दो तरीके की चीज़ें देखी हुई हैं। सिलेक्शन स्ट्रक्चर क्या होता है और लूप स्ट्रक्चर क्या होता है। सिलेक्शन में जनरली हम इफ एल्स स्विच के बारे में बात कर रहे हैं, और लूप स्ट्रक्चर के अंदर हम आइट्रेशंस के बारे में बात करते हैं। आइट्रेशंस इन द सेंस मतलब एक पर्टिकुलर काम जो है वो बार बार हो रहा है, राइट। तो उसके लिए हमारे पास में अलग अलग टाइप के लूप अवेलेबल हैं, जैसे फॉर लूप होता है, वाइल लूप अवेलेबल होता है, डू वाइल अवेलेबल है। सो इनके बारे में हम लोगों ने लास्ट सेशन में बात की हुई थी गाइस। ओके, डोंट वरी, हम लोग कुछ प्रोग्राम्स और बनाएंगे जिनके ऊपर अपन काम करके देखेंगे, ठीक है। आपको समझ में आएगा, डोंट वरी अबाउट दिस। अब आप देखो, हमने लास्ट सेशन में कुछ असाइनमेंट्स डिस्कस किए हुए थे, और आई होप कि आप लोगों ने ये असाइनमेंट्स किए होंगे, राइट। सो जैसा कि आप अभी यहाँ पे असाइनमेंट में देखते हो, चलो एक बार और मैं आपको बोल देता हूँ, और उसके बाद फिर देखते हैं इनको किस तरीके से करना है, राइट। क्योंकि मैंने आपको लास्ट सेशन में बोला था कि मैं आपको इधर ये इसको करके बताऊंगा। तो देखो, अ शॉप विल गिव डिस्काउंट ऑफ 10% इफ द कॉस्ट ऑफ परचेस्ड क्वांटिटी इज मोर देन 1000। आस्क यूजर फॉर क्वांटिटी। इसका मतलब क्या होता है, आपको देखो कोई भी प्रॉब्लम मिलती है ना, आपको उसको सॉल्व कैसे करना है। आप ध्यान से पहले वो प्रॉब्लम को समझो, और आप ये देखो कि यार इसमें इनपुट और आउटपुट क्या है। इनपुट आउटपुट मतलब आपको यूजर से कुछ लेना है, कुछ कैलकुलेट करके आपको रिटर्न करना है, राइट। तो चलो, अगर मैं आपको इसमें समझाता हूँ तो देखो हम किस तरीके से इसको अपन बना सकते हैं, कैसे और अच्छे से इसको समझ सकते हैं। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। लेट मी टेक द पेन। तो हमारा जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है ना, ये शॉप डिस्काउंट वाली प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, शॉप डिस्काउंट। अब इसमें क्या बोला जा रहा है, देखो इनपुट क्या चीज़ है और आउटपुट क्या चीज़ आती है। इनपुट, तो इनपुट हम क्या बोल रहे हैं कि इनपुट यार बेसिकली यहाँ से अपन देखो देख लेते हैं वापस। अ शॉप विल गिव डिस्काउंट ऑफ 10%। ये 10% का डिस्काउंट देगी, मतलब ये कुछ एक आउटपुट पहले कैलकुलेट होगा फिर आपको मिलेगा, ठीक है। इफ़ द कॉस्ट ऑफ परचेस्ड क्वांटिटी इज मोर देन 1000, मतलब आपके परचेज क्वांटिटी अगर मोर देन 1000 होती है तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। मतलब हम कंडीशन चेक करेंगे, आस्क यूज़र फॉर क्वांटिटी। आप यूज़र से क्वांटिटी लोगे, इसका मतलब जो आपका इनपुट है, इनपुट इज बेसिकली द क्वांटिटी दैट यू आर टेकिंग फ्रॉम यूज़र। तो अगर मैं इसको ऐसा बोलूँ यार कि सपोज ये आपका एक बॉक्स है जिसमें आपका सारा कैलकुलेशन हो रहा है, इसमें आप कुछ एक इनपुट डाल रहे हो। सो इनपुट क्या हो रहा है, इनपुट आपने यहाँ पे बोला कि यार क्वांटिटी होगी। अब क्वांटिटी को तो आप चेक नहीं करोगे, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि पर क्वांटिटी के हिसाब से, पर आइटम के हिसाब से आपको एक प्राइस फिक्स किया हुआ है। जैसे मैं बोलता हूँ यार पर यूनिट कॉस्ट जो है आपको वो 100 रुपीज़ है, ठीक है। अगर यहाँ से हमने क्वांटिटी इनपुट किया तो आपको टोटल कॉस्ट कैसे पता चलेगी। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे से ये टोटल कॉस्ट आप यहाँ से कैलकुलेट करोगे, क्वांटिटी इनटू पर यूनिट कॉस्ट, ठीक है। पर यूनिट कॉस्ट मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ, समझो आप। अब यहाँ हमें क्या करना है, हमें कैलकुलेशन परफॉर्म करना है, हमें लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग कुछ बनानी है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे एक डिसीजन मेकिंग का काम कर रहे हो यार कि ये जो टोटल है ना, ये टोटल आपका कितना है, राइट। मैं इसको ऐसा नहीं लिख रहा हूँ, थोड़ा सा गलत दिखेगा ये, ओके फाइन। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, टोटल को हम चेक करेंगे, चेक टोटल, चेक टोटल। अब ये चेक टोटल करने पे क्या हो रहा है, हमारे को आउटपुट में जो है ना दो चीज़ें मिल रही हैं। एक हमारे पास में होगा कि हमें टोटल ही दे देना है, टोटल ही देना है, और एक मेरे को डिस्काउंटेड, या इसको ऐसा लिखें कि यार जो हमारे को प्राइस आएगा आफ्टर डिस्काउंट, ठीक है, टोटल। और यहाँ पे अपन ऐसे लिख देते हैं टोटल आफ्टर डिस्काउंट। आपको समझ में आ रहा है, टोटल आफ्टर डिस्काउंट। तो हम डिस्काउंट कितना दे रहे हैं, हम डिस्काउंट दे रहे हैं 10% का। बस यार इतना ही करना होता है। अगर आपको एक प्रॉब्लम को किस तरीके से आप विजुलाइज कर सकते हो गाइज, अगर ये आपको आता है ना, ये लॉजिकल बिल्डिंग का आपका पहला स्टेप हो जाएगा। बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं गाइज जो धीरे धीरे आपको इस पूरी सीरीज में समझ में आएगी। बट मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो है ना वो ये है, आप प्रॉब्लम को जो है ना आप एक डायग्रामेटिक फॉर्मेट में देखने की कोशिश करो। जो आपको बोला जा रहा है आप उसको पिक्टोरियल अगर आप देख पाओगे तो आप उसको सॉल्व कर पाओगे।
अब क्या आप इस पर्टिकुलर चीज़ के बेसिस पे जो अपन ने बात की है, इसके बेसिस पे क्या आप इसको एक बार अटेम्प्ट करना चाहोगे? एक बार अटेम्प्ट करो यार, ट्राइड दिस पर्टिकुलर थिंग। अगर नहीं बनता है, नो प्रॉब्लम, आप मेरे को कमेंट में लिख के देना, आई विल अगेन कम टू दिस पर्टिकुलर थिंग एंड मैं इसका एक बार आपको पूरा प्रोग्राम बना के दूंगा, राइट। बट मेरी कोशिश ये है कि यार आप एक बार अपने से खुद से इसको बना के देखो। आप अगर आप बना पाते हो, समझ पाते हो, देन इट इज़ बेटर, राइट। चलो इसको अपन यहीं पे रखते हैं। दिस इज़ द लॉजिकल पार्ट फॉर दिस। आई होप आपको ये समझ में आ जाएगा। अपन दूसरा वाला उठाते हैं बिकॉज दिस इज़ लिटिल बिट ट्रिकी पार्ट, और मैं ये चाहता हूँ कि यार ये प्रोग्राम आपको बना के दिया जाए, क्योंकि इसमें क्या है, आप आगे काफ़ी सारी चीज़ें सीखोगे जब आप प्रोजेक्ट बनाते हो या कुछ एक अच्छे लेवल का प्रोग्राम बनाओगे ना, मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम बनाओगे, तो आपको ये चीज़ बनाना पड़ेगी और इस पर काम करना पड़ेगा, ठीक है। चलो सेकेंड अपन प्रोग्राम पढ़ते हैं और उसके बाद इस प्रोग्राम को डायरेक्टली विजुअल स्टूडियो पे बनाते हैं। क्रिएट अ मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम एंड डिस्प्ले आउटपुट बेस्ड ऑन द यूजर चॉइस। ओके, तो अब आप देखो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे पास में एक मेन्यू है, ठीक है, उसमें हमें कुछ ऑप्शंस दिए हैं, 1 2 3 4 करके मैंने ऑप्शंस दे दिए। और मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ कि यार जैसे मेरे को यूज़र कुछ भी एक पर्टिकुलर चॉइस उसमें एंटर करता है, 1 2 3 4 जो भी वो एंटर करता है, वहाँ से हमें क्या करना है कि वो पर्टिकुलर ऑपरेशन परफॉर्म होना चाहिए। लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर क्रिएट यूज़र उसने चूज़ किया, मतलब हम यूज़र क्रिएट करने से रिलेटेड कोई ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। लिस्ट यूज़र कर रहे हैं तो हम लिस्ट करेंगे। अभी ये प्रोग्राम जो है ना, एक बड़े प्रोग्राम का एक हिस्सा है गाइस, जो मैं अभी नहीं बात करूंगा उसके ऊपर, बट आपको ये समझ में आ जाएगा इससे कि यार मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम कैसे बनते हैं, ठीक है। आगे आएगा ये सब कुछ, आपको यूज़ में आएगा ये सारा सब कुछ, ठीक है। चलो तो इसको फटाफट अपन बनाते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस एंड देखो इसमें मैं क्या चीज़ यूज़ करने वाला हूँ, आपको समझ में आएगी। ये बेसिकली मेरा स्विच केस से रिलेटेड प्रोग्राम था। चलो इधर देखते हैं, मेन्यू प्रोग्राम डॉट CPP, ठीक। अब यहाँ आप सबसे पहले हैश इंक्लूड IO स्ट्रीम ये डालो, इसके बाद यूजिंग नेम स्पेस STD ये किया, इंट मेन, और यहाँ पे मैंने इसको रिटर्न 0 लिख दिया, ठीक है। अब तक तो यार आप लोगों को बनाना आ गया होगा इतना सब। अब देखो मैं यहाँ पे कैसे काम करना चाहता हूँ। सबसे पहले आप जरा स्टेप समझना, ठीक है। स्टेप्स क्या होंगे हमारे पास में, हम यहाँ पे ये करना चाह रहे हैं शो मेन्यू, ये सबसे पहला काम मेरे को करना है। मेरे को मेन्यू दिखाना है, आप समझ रहे हो, सबसे पहले मेरे को मेन्यू दिखाना है। अब क्या होता है यार कि जब हम प्रोग्राम बनाते हैं ना, तो हम प्रोग्राम के अंदर क्या करते हैं ना, उसको छोटे छोटे भागों में तोड़ते हैं। अभी आप सोचो ये जो प्रोग्राम मैं आपसे बोल रहा हूँ यार, आप मेन्यू दिखाओगे, मेन्यू पे ऑपरेशंस परफॉर्म करोगे, एक लूप लगाओगे, यूज़र से चॉइस लोगे, काफ़ी सारा प्रोग्राम आपको आएगा लिखने के लिए, राइट। गाइज ये बोला जाता है कि जब कभी भी आप प्रोजेक्ट बनाओगे ना, दिस इज़ द स्टैंडर्ड कि आपका जो फंक्शन है, फंक्शन का साइज गाइज आपका काफ़ी बड़ा नहीं होना चाहिए। 20-25 लाइन का कोड अगर आपका फंक्शन में लिखा है देन इट इज़ फाइन, बट अगर उससे ज़्यादा हो रहा है देन इफ़ यू कैन ब्रेक दिस पर्टिकुलर कोड इन डिफरेंट फंक्शंस देन इट इज़ अ बेटर अप्रोच, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैं एक फंक्शन बनाऊंगा, मैं फंक्शन के बारे में आपको आगे बताने वाला हूँ, बट अभी हाल फिलहाल के लिए फंक्शन क्या होता है, सेट ऑफ स्टेप्स हैं जो मेरे को एग्जीक्यूट करना है, और उनको अगर मैं बार बार यूज़ करना चाहता हूँ तो मैं बार बार लिखने के बजाय मैं क्या करूँगा, मैं उनको किसी एक फंक्शन में रख दूंगा और फंक्शन हम कॉल कर लेंगे। अब देखो फंक्शन कैसे बनाया जाता है, अरे वॉइड का मतलब आपको पता है, वॉइड मतलब नो रिटर्न टाइप, यहाँ से मैं कुछ वैल्यू रिटर्न नहीं करना चाहता हूँ। चलो मैंने इसको नाम दिया शो मेन्यू, ठीक है। हमने मेन्यू यहाँ पे बनाया। अब मेन्यू में हम क्या बनाना चाहते हैं यार, सिंपल आपको लिखना ही तो है। तो आपने लिखा सी आउट 1 क्रिएट यूज़र, ठीक है। यहाँ से हम यूज़र क्रिएट करेंगे एंड एल, ओके। चलो अब इसको फटाफट कॉपी करते हैं यार, कॉपी करो इसको। यहाँ पे 1 चॉइस जो है वो यूज़र क्रिएट करने के लिए है, सेकंड चॉइस जो है वो आपको लिस्ट करने के लिए है, यूज़र लिस्ट होंगे। देखो थर्ड चॉइस जो है इट इज़ फॉर डिलीट यूज़र, ठीक। और यहाँ से फोर्थ चॉइस जो हम रखेंगे इट इज़ गोइंग टू बी फॉर अपडेट यूज़र, ठीक है। अभी इतना समझो यार, बाकी आगे आपको जब ज़रूरत पड़ेगी तो आप और बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। अब जब मैं शो की बात कर रहा हूँ तो सिंपली ये शो मेन्यू मैं यहाँ पे कॉल कर दूंगा, डन। ये शो मेन्यू मैंने यहाँ पे कॉल करा दिया। अब देखो हमें क्या करना है, जैसे मेन्यू आपका डिस्प्ले हुआ, हम यूज़र को एक चॉइस देना चाहते हैं, उसको दिखना चाहिए कि यार ठीक है एंटर योर चॉइस, एंटर ए नंबर फ्रॉम द मेन्यू, ओके।
और जब उसने वो मेन्यू से नंबर एंटर किया तो उसके बाद मुझे ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो यहाँ पे एक चीज़ और लिख देता हूँ यार मैं, सी आउट, थोड़ा आपको अच्छा दिखेगा ये, सी आउट एंडल। ओके, यहाँ पे अपन लिखते हैं मेन्यू, राइट। चलो अब यहाँ आप आ जाओ मेन्यू के बाद, और यहाँ आप लिखो सी आउट एंटर योर चॉइस। ठीक है, आपने यूज़र से चॉइस ली। अब देखो जो आप यूज़र से चॉइस ले रहे हो गाइस, वो आपको यहाँ पे रीड करना पड़ेगी। तो सी इन करके मैंने क्या बोल दिया, मेन्यू चॉइस। ठीक, ये मेन्यू चॉइस क्या होगा, एक वेरिएबल का नाम होगा। चलो अब एक चीज़ और आप यहाँ पे ध्यान से देखो यार कि मैं प्रोग्रामिंग किस तरीके से करता हूँ। क्या होता है, हम प्रोग्राम बनाते हैं और हमें पता रहता है कि यार हमें कोई वेरिएबल की रिक्वायरमेंट होती है, अपन ने बना लिया। अब मालूम है यार ये वेरिएबल अगर होगा नहीं तो ये कैसे काम करेगा, ये मेरे को अनडिफाइंड वेरिएबल बता देगा इस तरफ। ठीक है, कि ये पर्टिकुलर चीज़ मेरे पास में है ही नहीं। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे टॉप पे चल के सबसे पहले मैं मेन्यू चॉइस को यहाँ पे मैं डिक्लेयर कर दूंगा। ठीक है, देखो काम करने का तरीका देखो यार, आप दिस इज द वे यू शुड डू। चलो अब आपने मेन्यू चॉइस ले लिया यूजर से। अब आप बताओ, देखो अब यहाँ पे लॉजिकल क्या काम करना चाहिए मेरे को, बेस्ड ऑन दी मेन्यू चॉइस यूजर शुड गेट ऑप्शन टू वर्क। समझ में आ रहा है? कहने का मतलब ये है कि अगर चॉइस मेरी 1 है तो मैं दिखाऊंगा क्रिएट मेन्यू कॉल्ड, मतलब हम वहाँ पे एक्चुअली मेन्यू हमें यूज़र क्रिएट करना चाहिए, बट अभी हाल फिलहाल के लिए वो मेरा पर्पस नहीं है। पर्पस क्या है, हमें मेन्यू ऑप्शंस हमारे कैसे एग्जीक्यूट हो रहे हैं हम वो देख पाएँ। ठीक है, सो आपने यहाँ पे से क्या करा, अब देखो यहाँ पे आप इफ़ का भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, बट अगर मैं इफ़ का यूज़ करता हूँ तो मेरे को मल्टीपल टाइम्स आपको इफ़ लिखना पड़ेगा। उसका एक अल्टरनेटिव ऑप्शन आपको दिया हुआ है स्विच। अब स्विच में क्या होता है, यहाँ पे आप एक एक्सप्रेशन बताते हो, राइट, कि आपको इवैल्यूएट किस चीज़ को करना है, आपको इवैल्यूएट करना है ये मेन्यू चॉइस को, ये आपने इधर लिखा। अब यहाँ पे आने के बाद में देखो यार केसेस आते हैं हमारे पास में, कि अगर केस मेरा 1 है, ठीक, आप लिखने का तरीका भी देख लो। अगर केस मेरा 1 है सो बेसिकली मैं क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पे मेरे को सिंपल मेरे को ऐसा डिस्प्ले करा देना है, मेन्यू क्रिएशन, ऐसा कुछ करके हम ऐसा डिस्प्ले कर देंगे। ठीक है, अभी हाल फिलहाल के लिए सिर्फ डिस्प्ले करना है यार, अभी बनाना नहीं है। तो आपने ये बनाया। अब देखो यहाँ पे आपको एक ब्रेक स्टेटमेंट करना पड़ता है। एनी आइडिया गाइस क्यों हम ब्रेक स्टेटमेंट लगाते हैं? ब्रेक स्टेटमेंट का मतलब ये होता है, अगर मेरा ये वाला केस एग्जीक्यूट हो गया तो यहीं से ये पर्टिकुलर ऑपरेशन हमारा ब्रेक होके बाहर आ जाएगा। अगर आपने ब्रेक स्टेटमेंट नहीं दिया और इनकेस अगर आपका ऑप्शन अगर 1 करेक्ट है, राइट, 1 अगर आपका करेक्ट है तो जहां तक आपका ब्रेक नहीं है ना गाइस, वहां तक का पूरा ये डिस्प्ले कर देगा, सारे ऑप्शंस डिस्प्ले करेगा। इसको आप एक बार एग्जीक्यूट करके देखना अपने से, जो मैं बता रहा हूं। सो केस 2 मैंने लिया, अगर मेरा केस 2 है तो मुझे क्या करना है, सी आउट, और केस 2 हम किसके लिए ले रहे हैं, लिस्ट के लिए, लिस्ट क्रिएशन। ठीक है, यहाँ पे लिस्ट क्रिएशन का काम होगा, डन। और यहाँ से आपने इसको ब्रेक करा दिया। ऐसे ही केस 3 आपने लिया, और केस 3 किस चीज़ के लिए था, सी आउट डिलीट यूज़र। ठीक है, हैंडल करो, यहाँ से ब्रेक करो। केस 4 है, केस 4 किस चीज़ के लिए था, सी आउट अपडेट यूज़र। चलो इसको हैंडल कर देते हैं पहले, और यहाँ आके आप लिखो अपडेट यूज़र। ये ऑपरेशन आपका यहाँ पे परफॉर्म होना चाहिए। ठीक है ना, और यहाँ से अपन ने इसको ब्रेक कर दिया। नाउ अगर इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं हुआ, ऐसा हो सकता है ना कि यूज़र ने 1 2 3 4 नहीं दिया, कुछ और ऑप्शन दे दिया, तो उस केस में अपन क्या करेंगे, हम इसको यहाँ से डिफ़ॉल्ट एग्जीक्यूट करते हैं, डिफ़ॉल्ट, और डिफ़ॉल्ट में अपन क्या बता देंगे, सी आउट रॉन्ग चॉइस। ठीक है, ये रॉन्ग चॉइस आपने यहाँ पे बता दी। अब देखो क्या होगा, अगर आप इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करोगे गाइस, आपसे ये एक चॉइस मांगेगा, उस चॉइस के बेसिस पे आपको ये आउटपुट देगा।
चलो पहले इसको अपन एग्जीक्यूट करके देखते हैं, फिर मैं आपको इसमें कुछ और भी चीज़ें मैं इसमें बताऊंगा कि यार मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, राइट। तो इसको एक बार अपन रन कर दें यहाँ से। जस्ट वेट अ मिनट, इसको एग्जीक्यूट हो जाने दो। ठीक है, ये एग्जीक्यूट हो गया। इसको तो अभी अपन बंद करते हैं। देखो यहाँ से वो डिस्प्ले भी कर रहा है मेरे को, ठीक है। मैं इसको क्यों बंद कर दिया हूँ बेसिकली कि मैं इसको यहाँ से एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ। देखो क्लियर करो स्क्रीन को, और यहाँ पे आपने इसको बोला मेन्यू प्रोग्राम। अब आप देखो, आपको दिख रहा है ऑप्शन आ गए मेन्यू में, 1 2 3 4 करके ऑप्शन आ गए। अब यहाँ से अगर सपोज मैंने 2 एंटर किया, देखो क्या कर रहा है, लिस्ट क्रिएशन, वो आपका एग्जीक्यूट हो रहा है। आपको समझ में आ रहा है ना, हमारा 2 हमने दिया तो एग्जीक्यूट हो गया। बट यहाँ पे आके एक चीज़ और हो रही है यार, जब हम मेन्यू बना रहे हैं ना, तो हम यूज़र से चाहते हैं कि यार आप इसमें एक ऐसा कुछ लॉजिक लगाओ ताकि ये मेन्यू बार बार आए तब तक जब तक मैं इसको बंद नहीं करना चाहता हूँ, राइट। अगर हर बार आपने एक मेन्यू दिया और हर बार आपका प्रोग्राम अगर टर्मिनेट हो जा रहा है तो इसका तो कोई सेंस नहीं रहेगा, राइट। तो देखो आपको ये चीज़ तो अच्छे से समझ में आ गई कि यार हमने क्या काम किया हुआ है। अभी हमने सिंपल एक ये मेन्यू चॉइस को हमने यहाँ पे शो मेन्यू को कॉल किया, और ये स्विच केस जो है वो मेरा मेन्यू को डिसाइड करने के लिए यूज़ हो रहा है कि यार मुझे यहाँ पे क्या करना है। अब आप एक चीज़ समझना है यार, मुझे बेसिकली एक काम और करना है यहाँ पे से। जैसे मैं यहाँ से आके बाहर आता हूँ और मैं यहाँ पे एक यूज़र को बोलता हूँ सी आउट, और मैंने यूज़र से एक कन्फर्मेशन लिया कि डू यू वॉन्ट टू कंटिन्यू, ठीक है ना, डू यू वॉन्ट टू कंटिन्यू। और मैं उसको बोलता हूँ, यूज़र को बोलता हूँ कि यार अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हो तो मेरे को वाई या नो इसमें से कोई एक ऑप्शन दो, ठीक है। या तो आप वाई प्रेस करो या एन प्रेस करो, जिससे मुझे ये पता चल जाएगा कि आप कंटिन्यू करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो। अब ये तो मेरे पास में आ जाएगा, और चलो यहाँ पे अपन सी इन भी करा लेंगे कंटिन्यू चॉइस, ठीक है ना। यहाँ से आप सी इन करा लोगे। बट ये कंटिन्यू चॉइस का मतलब क्या, हम इसको कैसे चेक करेंगे। देखो अभी यहाँ पे एक एरर दे रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ, ये जो है इसको अपन ने कंटिन्यू चॉइस करके यहाँ पे बना दिया, ठीक है। अब जैसे आपने इसको बनाया, अब देखो यहाँ पे होना क्या चाहिए, ये पर्टिकुलर चीज़ आपकी चलना चाहिए बार बार। अब देखो कितनी अच्छी चीज़ है गाइज, मैं आपको समझाता हूँ, आप समझना। कंटिन्यू चॉइस में क्या अभी मेरे पास में, अच्छा एक चीज़ समझ लो यार, यहाँ पे वाई और एन दे रहा हूँ अगर मैं, तो मैं कंटिन्यू चॉइस को जो है इंटीजर टाइप का नहीं दे सकता, मेरे को कैरेक्टर टाइप का देना पड़ेगा, ठीक है। चलो अब ये तो हो गया। अब यहाँ पे से एक चीज़ समझो आप, ये मैं प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट करना चाह रहा हूँ। पहली बार में पहले मेरे को मेन्यू डिस्प्ले होना चाहिए, उसके बाद मेरी कंडीशन यहाँ पे चेक होना चाहिए। आप समझ पाए क्या, ये कौन सा लूप लगना चाहिए इसके अंदर, राइट। ये गाइज डू वाइल लूप पे काम करेगा, और इसको बोला जाता है एग्जिट कंट्रोल लूप। जब आपका लूप एग्जिट हो रहा है, खत्म हो रहा है, तब वहां पे आप कंडीशन को चेक कर रहे हो। पर एक बार तो आपको ये सारी चीज को डिस्प्ले कराना है, राइट। तो देखो इसको कैसे काम करना चाहिए यार, यहाँ से यहाँ तक पूरा सिलेक्ट कर लो, राइट, क्योंकि इतना तो आपने टेस्ट करके देख लिया है। कट करो, यहाँ पे एक डू लूप लगाओ, और डू के अंदर आपने ये सारी चीज़ें डाल दी, और यहाँ पे आपने ये जो कंटिन्यू चॉइस है ना यार, इसको यहाँ पे चेक करो। वाइल आपने बोला कि जब तक मेरा ये कंटिन्यू चॉइस इक्वल टू वाई है तब तक ये चलेगा, और यहाँ से अपन इसको बंद कर देंगे। समझ में आया, ये जब तक y है तब तक ये कंटिन्यू होता रहेगा, बट जैसे ये n आया वहीं पे हमारा ये टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। एक बार इसको वापस से रिफ्रेश कर देते हैं यार। ठीक है, ओके, इसको बंद करते हैं, और मैं यहाँ से डायरेक्टली इसको चलाऊंगा। तो मैंने इसको मेन्यू प्रोग्राम, ठीक। अब देखो आप, अगर मैंने इसको 1 पर डाला, इसने बोला मेन्यू क्रिएशन डू यू वांट टू कंटिन्यू, पर अभी ब्रेक करके बाहर नहीं आया। अब यहाँ पे मैं अगर वाई करता हूँ, देखो वापस से मेन्यू आ गया, करेक्ट। यहाँ पे मैंने 3 किया, देखो डिलीट यूज़र, ये डिलीट वाला ऑपरेशन परफॉर्म होगा, और फिर मेरे को कंटिन्यू करने के लिए बोलता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ना। देखो अब एन करता हूँ, यहाँ से मेरा ये टर्मिनेट हो गया, बाहर आ गया। गॉट इट। ये चीज़ थी गाइस जो मैं आपसे चाह रहा था कि आपको ये बनाते आना चाहिए।
अगर आपने इसको इस तरीके से बनाया है वेल एंड गुड, अगर नहीं बनाया है नो प्रॉब्लम। आप ये देखो हमने एक एक चीज़ किस तरीके से बनाई हुई है, प्रोग्राम आपके सामने है, आप इसको एक बार प्रैक्टिस करके ज़रूर देखना गाइस। ओके, ये वीडियो आप एक बार रिवाइंड कर सकते हो, इसको एक बार आप देख सकते हो, एंड प्लीज़ ट्राई टू डू दिस पर्टिकुलर थिंग। सो दिस इज़ द मेन्यू रिलेटेड प्रोग्राम दैट आई वांटेड टू टॉक अबाउट। चलो नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं, एंड यहाँ पर भी आपको देखो काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी गाइस। और ये जो प्रोग्राम है ना, बहुत स्पेसिफिक चीज़ को मैंने ध्यान में रख के बनाया हुआ है। जैसा हम बार बार बात कर रहे हैं कि यार एक लॉजिकल बिल्डिंग होना चाहिए, लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग आपके डेवलप होना चाहिए। यहाँ से देखो मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बताऊंगा, राइट। और अभी उन सब चीज़ों पे अपन फोकस नहीं करेंगे, हमारा पूरा फोकस बेसिकली रहेगा अभी C++ और प्रोग्रामिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए है हमारे पास में। तो C++ के आप फंडे सीखो और प्रोग्रामिंग कंसेप्ट आप इम्प्रूव करो। बट यहाँ से अपन इसमें आपको एक मैजिकल चीज़ दिखाता हूँ। चलो यहाँ से अपन देखते हैं, प्रिंट द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। अब आपके दिमाग में क्या आ रहा होगा, आपको कैसे इसको सॉल्व करते हो। देखो यहाँ से एक चीज़ समझना यार, अगर मैं बोलता हूँ प्रिंट द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, राइट। तो आप कैसे करते हो, आपने सपोज अगर इनपुट जो है नंबर का जो इनपुट लिया है आपने यूज़र से वो 5 ले लिया, तो हमारा दिमाग क्या बोलता है यार क्या करना चाहिए इसके अंदर। मैं ये समझता हूँ कि यार मेरे को 1 से लेके 5 तक का मेरे को सारे नंबर्स लेना है और उनको सम कराना है, राइट। तो आप ऐसा बोलोगे कि यार चलो ठीक है, कोई एक वेरिएबल ले लेते हैं अपन। हमने आई नाम से एक वेरिएबल पकड़ा, उसके अंदर हमने 1 से स्टार्ट किया और हमने ये चेक किया कि जब तक हमारा ये जो आई है यार ये लेस देन इज इक्वल टू 5 जब तक नहीं होता है, राइट। लेस देन इज इक्वल टू 5 या लेस देन इज इक्वल टू नंबर बोलो आप अभी, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास में क्या है नंबर है जिसमें अपन ने 5 को रखा है। तो जब ये कंडीशन हमारी जब तक ट्रू होती है तब तक हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे एक सम नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं, सम इज इक्वल टू 0 रखा और हम क्या बोलेंगे कि यार ये जो सम है सम प्लस इज इक्वल टू आई, तो इस चीज़ को हम ऐड कर देंगे, राइट। अब ये जो एक्सप्रेशन है ना, कंफ्यूज मत हो कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब सेम ये होता है, देखो सम इज इक्वल टू सम प्लस आई, तो ये थोड़ा शॉर्टकट है, ठीक है। तो अगर मैंने ये वाला स्टेटमेंट लिखा या ये स्टेटमेंट लिखा तो ये क्या करेगा, इनको सम करना शुरू करेगा। चलो अपन इसको बेसिकली बोला जाता है यार, जो चीज़ आपको दी हुई है आप उसके हिसाब से आप काम कर रहे हो, जो आपको इनपुट आउटपुट दिया हुआ है ना आप उसके हिसाब से काम कर रहे हो। इस अप्रोच को बोला जाता है ब्रूट फोर्स अप्रोच, ठीक है। अब एक बार ब्रूट फोर्स अप्रोच के साथ अपन इस प्रोग्राम को बनाते हैं, फिर मैं आपको बाद में इसके एंड में बताऊंगा कि यार मैं क्या बात करना चाह रहा हूँ। अभी अगर मैं आपसे इसके बारे में बात करूंगा ना, यू गाइज आर गोइंग टू गेट कंफ्यूज्ड अगर आप बिगिनर लेवल पे हो। चलो तो यहाँ पे अपन बात करते हैं कि ये क्या चीज़ मैं आपसे बात कर रहा हूँ। देखो ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या बोलता है, आप सपोज मान के चलो आपका मेन मेथड है इंट मेन, ठीक है। और आपने क्या करा कि यार आपने यूज़र से एक नंबर इनपुट कराना है। सो मैंने बोल दिया इंटीजर नंबर सपोज मैंने ले लिया और मैं यूज़र से बोल रहा हूँ सी आउट एंटर नंबर, ठीक है। एंटर नंबर आपने लिया और सीन करके आपने इस नंबर के अंदर इसको इनपुट ले लिया। अब हम यहाँ से क्या बोल रहे हैं कि आपको एक इंटीजर सम की और रिक्वायरमेंट होगी, सम इज इक्वल टू आपने 0 बोल दिया, राइट। अब देखो आप क्या कर रहे हो, आप एक लूप चला रहे हो वाइल। अब मैं ये वाइल क्यों ले रहा हूँ, फॉर क्यों नहीं ले लिया मैंने, मैं फॉर भी ले सकता था, हम वाइल से भी काम कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम एक एंट्री कंट्रोल लूप का यूज़ कर रहे हैं। हम एंट्री लेवल पे ये चेक करेंगे कि यार ये पर्टिकुलर कंडीशन हमारी सही हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है। तो उसके लिए मेरे को एक आई की ज़रूरत पड़ेगी, जो हम एक बिगनर, एक स्टार्टिंग पॉइंट हमारा होगा 1, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब देखो मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ कि यार जब तक आई मेरा लेस देन इज इक्वल टू नंबर नहीं हो जाता है, इक्वल टू चेक करना पड़ेगा गाइज, आप लेस देन मत चेक कर लेना, अदरवाइज ये क्या करेगा, सिर्फ लेस देन चेक करते हो तो 4 तक लेके जाएगा। अगर आपने इनपुट 5 दिया है तो ये 4 तक चेक करेगा, ठीक है। तो अगर आपने लेस देन इक्वल टू नंबर दिया तो यहाँ पे ये कंडीशन जब तक ट्रू होगी तब तक हमें क्या करना है, हमें सम प्लस इज इक्वल टू आई कर देना है, ठीक है। तो आप सम को ऐड करते हुए जाओगे और यहाँ से आप इसको आई को प्लस प्लस करोगे, ठीक है। आई प्लस प्लस मतलब आई की वैल्यू को हम इंक्रीज कर रहे हैं। और लास्ट में हमने यहाँ पे जो ये जो सम है, ये सम को अपन ने यहाँ पे डिस्प्ले करा दिया, तो सम इज इक्वल टू यहाँ से आपका सम डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से इसको आप रिटर्न 0 बोलो और ये बंद करो।
अब इसको एक बार अपन एग्जीक्यूट करते हैं, फिर इसके बाद अपन आगे की चीज़ को समझेंगे, ठीक है। अब देखो एग्जीक्यूशन के लिए कैसे करना चाहिए यार। मेरे पास में एक आई वेरिएबल है, ठीक है। मेरे पास में हम चेक कर रहे हैं कि आई लेस देन इज इक्वल टू एन होता है क्या, और हम उसके बाद में हम एक सम कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक। अब देखो जब मेरे पास में आई की वैल्यू 1 है, जब मेरे पास i की वैल्यू 1 है तो n की वैल्यू आप इमेजिन कर लो कि यार आप 5 के लिए इसको एग्जीक्यूट कर रहे हो, ठीक। जब i की वैल्यू 1 है तो हमने क्या करा कि 1 लेस देन इज इक्वल टू n, मतलब 1 इज लेस देन इज इक्वल टू n। यस, कंडीशन अगर ये ट्रू होती है, ये कंडीशन अगर आपकी ट्रू होती है तो आपको क्या करना है, सम में इनिशियली आपका क्या था, 0 था, तो सम में अभी क्या हो जाएगा, 0 प्लस 1 मतलब 1 हो गया। देखना, समझना, ध्यान से समझना यार, मैं बताता हूँ ये सब मैं क्या कर रहा हूँ, राइट। अब हमारे को i की वैल्यू इंक्रीज करनी है तो i की वैल्यू हो गई 2, 2 इज लेस देन इज इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू हुई तो आपने क्या करा, सम प्लस i, मतलब अभी i की वैल्यू है 2, सम के अंदर ऑलरेडी है 1, ये हो गया 3, ठीक है। हमने 3 लिया, 3 इंक्रीमेंट हुआ, 3 इज लेस देन इज इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू हुई, और 3 प्लस 3 कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक। इसकी वैल्यू हुई 4, 4 इज लेस देन इज इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू हुई, देन 6 प्लस 4 10 हो गया, ठीक है ना, ये 5 हो गया। 5 लेस देन इज इक्वल टू 5, यस इक्वल टू 5 है, सो 10 प्लस 5 15 हो गया, मतलब आंसर आपका 15 आ गया। बट अब आप एक चीज बताओ मेरे को, ये जो प्रोसेस मैंने आपके सामने करी ना, इसको बोला जाता है गाइस ड्राई रन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली क्या होता है, थोड़ा सा मैं आपके साथ में डिस्कस करना चाहता हूँ यार। जब हम लोग पढ़ते थे या हम लोग प्रोग्रामिंग सीखते थे ना, ये एक अप्रोच होती थी काम करने की। बट आजकल क्या होता है, सिस्टम आपके पास में अवेलेबल है, आपके पास में रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, इंटरनेट आपके पास अवेलेबल है, आप दिमाग ही नहीं खर्चा करते हो। आप फटाक से आपने लिखा गूगल के ऊपर कि यार इसका आंसर क्या होगा, आपके सामने आंसर आ गया, आपने उसको रख दिया। डिबगिंग स्किल जो है ना लोगों की बहुत वीक है आजकल गाइस, मैं आपको बता रहा हूँ डिबगिंग स्किल्स बहुत वीक हैं। और डिबगिंग एक बहुत बड़ा टूल है, अगर आपको अच्छे से डिबगिंग आती है ना, ट्रस्ट में आप जब आगे किसी प्रोजेक्ट पे काम करोगे ये आपको बहुत हेल्प करने वाली है। तो आप प्लीज़ इन चीज़ों का ध्यान रखो, और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये अप्रोचेस आप अभी से यूज़ करना शुरू करो, आपको इसका बहुत बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। सो यहाँ पे अभी आपको ये तो समझ में आ गया गाइस कि ड्राई रन था। अब देखो ये मैं क्यों बात कर रहा हूँ ना ड्राई रन, इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। आपने कभी सुना हो यार टाइम कॉम्प्लेक्सिटी? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब ये होता है एक पर्टिकुलर, ये एक जो आपका आपने एल्गोरिदम लिखी या आपने प्रोग्राम लिखा, इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को सिस्टम कितने टाइम में एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। अभी अपन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और इस पर ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा रहे हैं, बट अभी आप सिर्फ इतना समझो कि ये कि इसको कितने टाइम में कंप्लीट करेगा, कितना टाइम लगाएगा इसको एग्जीक्यूट करने के लिए। तो अभी अगर मैं आपसे ये बोलता हूँ कि यार मेरे पास में n एक वैल्यू है, तो अभी n जो है वो 5 है ना। अभी अपन ऐसा मान के चलते हैं कि यार एक ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए 1 यूनिट ऑफ टास्क, 1 यूनिट ऑफ ऑपरेशंस इसको लगते हैं। तो अगर इसको 5 टाइम्स करना है तो 5 यूनिट्स लगेंगे। समझ में आया? अगर मैं बोलता हूँ यार n की वैल्यू कुछ बहुत लार्ज होती है, सपोज अगर अपन n की वैल्यू बोलते हैं कि यार n टू द पावर 8, आप समझ रहे हो, n टू द पावर 8 ऑपरेशंस, मतलब अगर मैंने बोल दिया n की वैल्यू 5 है तो 5 टू द पावर 8 मतलब काफ़ी बड़ा नंबर हो जाएगा ना ये। आर यू गेटिंग दिस पर्टिकुलर थिंग? तो अगर n की वैल्यू वहाँ तक चली गई तो ये ऑपरेशन को इतना ज़्यादा टाइम लगेगा। तो यहाँ पे जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाली जाती है ना, इस पर्टिकुलर ऑपरेशन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी ऑर्डर ऑफ n। आप समझ रहे हो? दिस इज द ऑर्डर ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब यहाँ पे जो समझने वाली बात है ना वो ये है कि क्या हम इस पर्टिकुलर कोड को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ऑप्टिमाइज करने का मतलब ये है कि हमारा आउटपुट सेम आना चाहिए, बट बेसिकली होना क्या चाहिए कि इसका टाइम एग्जीक्यूशन जो है वो फास्ट हो जाना चाहिए। क्या ये चीज़ पॉसिबल है कि नहीं है? अब देखो आपको मैजिक समझ में आएगा गाइस। अब अपन एक काम करते हैं, लेट अस कम टू दिस पॉइंट। अब मैं आपको इसका एक ऑप्टिमाइज्ड सॉल्यूशन बता रहा हूं, ठीक है। ऑप्टिमाइज्ड समझने की कोशिश करो। अगर मैं n की वैल्यू मैं 5 लेता हूं, ठीक है ना, n की वैल्यू मैंने 5 ली, तो हमारा i की वैल्यू जो है वो कैसे चल रही है? देखो i की वैल्यू 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी, ऐसे ही जा रहा है ना। i को अपन i की वैल्यू जो है वो हम 1 से लेके 5 तक इसका एग्जीक्यूशन कर रहे हैं, राइट। अब
देखो एक चीज़ समझो, जब ये आई 1 से लेके 5 तक जा रहा है तो मैं एक सिंपल से एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ, फिर इसको थोड़ा सा और आपको बताता हूँ। देखो n इंटू एन प्लस 1 बाय 2। आप एक काम करो, ये जो मैंने n की वैल्यूज आपको दे रहा हूँ, हालांकि ये बहुत डिटेल में जाने वाली चीज़ है गाइज, मैं अभी इसके ऊपर बात करूंगा ना हम दूसरे डायरेक्शन में चले जाएंगे, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट ये एक फॉर्मूला बता रहा हूँ और आपको इस फॉर्मूले के अंदर ये वैल्यू आप जरा पुट करो और देखो आप कि जो आपका प्रीवियस एक आंसर आप निकाल रहे थे और ये इससे जो आएगा वो सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अगर n की वैल्यू 5 है तो मैंने बोला 5 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2, राइट। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं ना कि 6 है ये, तो अपन इसको 2 3 जा 6 कर देते हैं, आंसर तो 15 आ गया। अरे वाह यार, कुछ समझ में आया आपको क्या किया मैंने? आंसर मेरे पास में 15 आ गया, राइट। 5 से भी 15 ही आ रहा था। अब आप एक काम करो, अगर मैं आपको बोलता हूँ यार n की वैल्यू आपके पास में 10 होगी तो आंसर बता सकते हो क्या आएगा? देखो 10 इंटू 11/2 55। कितना टाइम लगा यार एग्जीक्यूट करने के लिए? आर यू गेटिंग दिस थिंग? ये मैजिक है यार। इसका मतलब ये है कि हमारा ये जो एग्जीक्यूशन हो रहा है ना, ये एक ही एग्जीक्यूशन हो रहा है, वन टाइम एग्जीक्यूशन हो रहा है। मैं 5 टाइम्स नहीं कर रहा हूँ, 10 टाइम्स नहीं कर रहा हूँ, ये मैं एक टाइम ही कर रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि हमारा जो ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन जो इसमें हो रहा है वो ऑर्डर ऑफ 1, मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है इसकी वो ऑर्डर ऑफ 1 है। आपको समझ में आया? दिस इज द मैजिक यार। ये चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ और धीरे धीरे हम आगे इन सारी चीजों पे आएंगे। अब मैं अभी इसके ऊपर बात नहीं करूंगा कि ये n इंटू एन प्लस 1/2 ये कैसे डिराइव हुआ, आगे हम करेंगे जब अपन ऑप्टिमाइज्ड चीज़ों पे जाएंगे, थोड़ा उन चीज़ों पे बात करेंगे ना, हम डेफिनेटली इन सब चीज़ों पे बात करेंगे। बट आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी यार कैसे काम करना है। तो अभी आपका क्या काम है, मैंने आपको ये लिख के दिया है, प्रोग्राम मैंने आपको ये बना के दिया है, आप एक बार इसको ब्रूट फोर्स से भी एग्जीक्यूट करके देखो और आप इसको एक बार ये ऑप्टिमाइज्ड सॉल्यूशन से भी एग्जीक्यूट करके देखो आपको इसमें क्या रिजल्ट देखने को मिलता है, राइट। सो आई होप यार आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा आज का सेशन। अच्छा लगा है तो यार प्लीज़ शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड लाइक करो एंड कम्युनिटी को ग्रो करो यार। एंड नेक्स्ट सेशन में हम लोग कुछ एक्सरसाइजेस लेते हैं, कुछ असाइनमेंट्स लेते हैं। तो एक्सरसाइजेस मैं आपको बना के दूंगा, अपन उसके ऊपर बात करेंगे, थोड़ा लॉजिक बिल्डिंग और डेवलप होगा एंड फिर एक असाइनमेंट आपको दिया जाएगा, उस असाइनमेंट को आपको करना है, ठीक है। चलो, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।